नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बिहार चुनाव में एनडीए ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। महागठबंधन के बाद एनडीए ने भी वादों का पिटारा जो है वो खोल दिया है। महागठबंधन के सरकारी नौकरी वाले तेजस्वी प्रण के जवाब में एनडीए ने भी 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा किया है। महिलाओं को 2 लाख सहायता राशि के साथ साथ युवाओं, किसानों और गरीबों को भी खुश करने की कोशिश की गई। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि किसके पिटारे में आखिर कितना दम है। बिहार के वादों में नौकरी की बहार, लेकिन किसकी नौकरी पर बिहारियों को विश्वास। एक कहावत है कि जितना बड़ा दाव उतना बड़ा खेल। बिहार के चुनावी मैदान पर यह पूरी तरह से सच साबित हो रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने घोषणा पत्रों का पिटारा जो है वो खोल दिया है। इंडिया गठबंधन जहां इसे प्रणपत्र कह रहा है, तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कह रहा है। महागठबंधन ने अपने तेजस्वी प्रण में हर परिवार को सरकारी नौकरी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन बहाल करने और अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करने जैसे बड़े वादे किए। तो वहीं एनडीए ने किसानों को हर महीने 3007 नए एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज और साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास और उद्योग आधारित रोजगार देने का वादा किया है। महागठबंधन का तरीका तुरंत लाभ देने वाला है और जनता को जल्दी फायदा दिखाने वाला है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए का मॉडल लंबे समय में विकास और स्थायित्व पर जोर देता है। चुनौती यह है कि महागठबंधन के वादों का क्रियान्वयन कठिन है क्योंकि सरकारी भर्ती जटिल है, जबकि एनडीए का मॉडल भरोसेमंद दिखता है, लेकिन असर धीरे धीरे ही दिखाई देगा। असली सवाल अब यह है कि कौन सिर्फ बड़े बड़े वादे करेगा और कौन वादे पूरे भी करेगा। बिहार की जनता ये तय करेगी कि किसके पिटारे में जनता के भरोसे का दम है और किसकी योजनाएं हकीकत में उतर सकती हैं। एनडीए के मैनिफेस्टो पर तेजस्वी यादव का भी देखिए बयान जो है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि एनडीए को घोषणा पत्र नहीं बल्कि सॉरी पत्र लाना चाहिए था। जो इन्होंने पिछले 20 सालों में जनता से वादा खिलाफी की है उसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। यह मैनिफेस्टो वाला प्रोग्राम 30 सेकंड में खत्म कर दिया गया ताकि नीतीश कुमार जी को कुछ बोलने ना दिया जाए। उनका ये भी बयान आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस मैनिफेस्टो को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए और फिर तेजस्वी का बयान भी सुनिए। सबसे पहले है हर युवा को नौकरी और रोजगार देना। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। बिहार के युवा दुनिया के हर कोने में जा सके, दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो उसके लिए ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से हम लोग भेजने का काम करेंगे। जो एनडीए का मैनिफेस्टो आ रहा है, 5 पांडव एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी आज एनडीए के मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। एनडीए का मैनिफेस्टो का मतलब है 5 पांडव की गारंटी। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, नीतीश कुमार जी का विश्वास। तो एनडीए का मैनिफेस्टो यानी मोदी की गारंटी, नीतीश कुमार का विश्वास और 5 पांडव का चट्टानी एकता का हमारा जो है विकसित बिहार को सपना पूरा करने का आज रोड मैप हम देने जा रहे हैं। मैंने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही खत्म भी होगी, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं,
हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीजें, अब बताइए स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो देखिए घोषणा पत्र में क्या खास है वो भी आपको बता देते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार का वादा एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। और साफ तौर पर बात करें 50 लाख पक्के मकान और मुफ्त राशन की बात भी अपने मैनिफेस्टो में एनडीए ने की। और इसी के साथ ही गरीब परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा जो है वो भी किया गया है। साथ ही बात करें देखिए 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स और 4 शहरों में मेट्रो लाने की बात कही गई है। साथ ही सीएम महिला रोजगार योजना में 2 लाख की मदद देने का वादा देखिए वो भी इस मैनिफेस्टो में। साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये भी वादा संकल्प पत्र में एनडीए के साफ तौर पर है। और इसी के साथ ही मिशन करोड़पति में महिला उद्यमियों को मदद देने का वादा जो है एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में किया। अति पिछड़ा वर्ग को भी देखिए यहाँ पर साधा है और इस वर्ग के समूह को 10 लाख रुपए की मदद देने का वादा किया। न्यू पटना में ग्रीनफील्ड शहर का सम्मान जो है उसकी बात भी इस मैनिफेस्टो में कही गई है। बिहार में 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा भी एनडीए ने कर दिया है। तो ये मैनिफेस्टो जहां पर ये तमाम बड़ी बातें, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करने की बात जो है अपनी मैनिफेस्टो में एनडीए ने की और कृषि से जुड़े उद्योग में 1 लाख करोड़ का निवेश करने की बात जो है वो भी एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में लिखी। और साथ ही साथ किसानों को हर साल 3,000 और कुल 9,000 का फायदा पहुंचाने की बात भी एनडीए ने की है। और देखिए केजी से पीजी तक गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा की भी बात, जो वादा है शिक्षा का वो भी देखिए किया है। और बिहार को 5 सालों में बाढ़ मुक्त कराने का जो वादा है, जो संकल्प है वो भी एनडीए ने ले लिया है। तो ये घोषणा पत्र आपको बता रहा है जहां पर इसमें तमाम खास वादे जो है वो देखिए बिहार वासियों के लिए कर दिए हैं। 50 लाख पक्के मकान की बात हो या फिर मुफ्त राशन के साथ ही 125 जो यूनिट बिजली फ्री देने की बात भी एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में लिखी है। तो घोषणा पत्र के आईने में वोट जुगाड़ की जो रणनीति है वो साफ साफ आप भी देख सकते हैं। दोनों गठबंधनों का घोषणा पत्र ये बता रहा है कि सियासत किस तरफ जा रही है। फ्री बिज पॉलिटिक्स की सियासी सुगंध भी इन दोनों घोषणा पत्रों में महसूस आप कर सकते हैं। एनडीए का शाखा संकल्प पत्र भी अधिक मतदान करने वाले वर्ग को लक्षित करते हुए मुफ्तखोरी या यूं कहे कि फ्री बिज पॉलिटिक्स को छू रहा है। फ्री बेस पॉलिटिक्स का मतलब आपको बता देते हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसी राजनीति जिसमें जनता को मुफ्त चीजें या सुविधाएं देने के वादे करके वोट हासिल करने की कोशिश जो है वो की जाती है। आसान भाषा में बात करें तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब कोई पार्टी चुनाव से पहले कहती है कि हम फ्री बिजली देंगे, पानी फ्री देंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, नौकरी देंगे या फिर पैसे बांटेंगे, तो इसे फ्री बेस पॉलिटिक्स जो है वो कहा जाता है। तो देखिए आज बात की जाए तो एनडीए का जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है वो जारी हो चुका है। और अगर बात की जाए तो देखिए इस पर भी तमाम तरह की जो बयानबाजी है वो भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अभी कुछ दिन पहले अपना जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया है, तेजस्वी यादव ने जारी करते हुए जिस तरीके से इसे प्रणपत्र बताया था और कहा था कि हम प्राण तक दे देंगे इन वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा बात की जाए तो ये प्रण पत्र है, हम पूरी तरीके से जान भी दे देंगे इसके लिए। वही अगर बात की जाए आज एनडीए ने जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कहा गया है। तो अलग अलग नाम, लेकिन देखिए वादे वही, और कहीं ना कहीं बिहार वासियों को रुझाने के जो तरीके हैं, फ्री बीज पॉलिटिक्स जिसको कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये तमाम तरह के जो लुभावने बातें की जा रही हैं, जो वादे देने की बात की जा रही है, बड़ा सवाल ये है आखिर कि
किस तरीके से किसका जो मैनिफेस्टो है वो सही साबित होगा, किस पर बिहार के जो वासी है वो भरोसा जता पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो बिजली की अगर बात करें सबसे पहले तो एनडीए ने 125 यूनिट फ्री बिजली की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन की तो 200 यूनिट फ्री बिजली की जो बात है वो इंडिया गठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में कही। साथ ही रोजगार की बात करें तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो हर घर में 1 सरकारी नौकरी देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं तरीके भले ही अलग हो, लेकिन बात करें जो वोटर्स को साधने का काम है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक ही है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, देखिए इंडिया गठबंधन लगातार चाहे वो महिलाओं को साधने का काम हो, चाहे वो किसानों को साधने का काम हो, या फिर अगर बात की जाए युवाओं को साधने के काम में लगातार देखी जा रही है। और इस पर भी इंडिया गठबंधन लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि क्यों इतनी देरी एनडीए कर रहा है अपने मैनिफेस्टो को जारी करने के लिए आज। लेकिन जब मैनिफेस्टो जारी किया गया एनडीए की तरफ से, उस पर भी काफी ज्यादा जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने देखिए किस तरीके से अपने बयान में ये कहा कि आज तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था, जो पहले वादे किए गए हैं उसको पूरा कर लेते, उसके बाद जो अन्य वादे हैं वो करें। देखिए जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि अस्पताल बनाएंगे, इसमें भी निर्माण करेंगे और पैसा लगाएंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने बयान में देखिए ये भी कहा कि जो पहले से बने हुए अस्पताल है उनकी तो अच्छे से मरम्मत कर दे, वहां पे तो डॉक्टर्स और जो नर्सेज हैं वो अच्छे से रख ले, तब आगे देखा जाएगा। लेकिन ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स देखी जा रही है, किसके पिटारे में कितना दम, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनीता अग्रवाल जी स्टूडियो से जुड़ी हुई है। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पंकज रस्तोगी जी की तरफ रुख करेंगे। पंकज जी, आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया था और आज एनडीए का भी मैनिफेस्टो जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसके पिटारे में आखिर कितना दम देखा जा रहा है, क्योंकि काम वही है कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने का, युवाओं को लुभाने का, लेकिन जिस तरीके से बात कर ली जाए किसके पिटारे में कितना दम, और ये पहला सवाल, इसी पर जवाब लेना चाहूंगी आपसे पंकज जी। देखिए पहले तो प्रिया जी एक बात होता है, समझ लीजिए जो एनडीए का घोषणा पत्र आया है, जो एनडीए का वो 71 पेज का है और उसमें जिस तरह की सॉलिडिटी के साथ, जिस तरह से सॉलिडिटी के साथ उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, तो वो एक ये आश्वस्त है बिहार की जनता कि वहाँ पर जिस तरह की घोषणा एनडीए करता आया है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से 20 साल में वहाँ शासन किया है, जिस तरह से बिहार को सुशासन का राज या बिहार को विकास के नए आयाम देने का काम किया, वो नीतीश कुमार ने किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है उसके जो एनडीए का घोषणा पत्र है वो मतलब विश्वास से लबरेज है और उसमें हवाई बातें नहीं है। और जितने भी देखिए 20-22 स्टेट में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसका परिणाम भी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो घोषणाएं करते हैं उसको डिलीवर करने का काम करते हैं। इसीलिए देखिए उनकी सरकारें हर जगह बनती जा रही है, यही नेचर है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जिस तरह से बिहार में महिलाओं के लिए, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने महिलाओं को वहां 35% आरक्षण दिया और महिलाओं को जिस तरह से वहां पर आपदा आई थी, जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका आई थी, उस समय कुंटल राशन उनके घरों में पहुंचाने का काम किया, तो ये नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और महिलाओं की एक बहुत बड़ी डिमांड रहती थी कि वहां पर शराबबंदी हो, तो उन्होंने अपने पिछले ही कार्यकाल में शराब की पूर्णतया बंदी कर दी थी। गुजरात में जिस तरह से मोरारजी देसाई ने शराबबंदी की थी वो आज तक लागू है, उसी तरह बिहार में भी जो है आज तक शराबबंदी लागू है। और ये महिलाओं के ही एक बार कहने से हुआ था, जबकि बिहार के उस समय बजट भी इतना नहीं था, बिहार के आर्थिक हालात इस तरह के नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए महिलाओं के लिए इस तरह का कृत्य किया। और दूसरी बात, आज महिलाओं को जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के तहत उन्होंने पहले 75 लाख महिलाओं को, फिर 25 लाख महिलाओं को, फिर 21 लाख महिलाओं को, टोटल 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात कही महिला सशक्तिकरण के तहत, उनको रोजगार देने के तहत। और ये भी कहा कि जो अगर आपका बिजनेस में घाटा हो जाता है तो इससे आपकी कोई वसूली नहीं की जाएगी, ये भी स्पष्ट है। और जिस तरह से उन्होंने देखिए जितने भी काम उन्होंने किए हैं वो सब बाकायदा धरातल पे। आज महिलाओं को 1100 रुपये महीना दिया जा रहा है और जिस तरह से वहां पर किसानों के लिए इस घोषणा पत्र में है 6000 रुपये भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वहां के 87 लाख किसानों को उसका फायदा होगा।
1000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि वहां देखिए बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। अभी एनडीए की सरकार ने वहां बिजली के संयंत्र भी स्थापित किए, तो वहां बिजली के आज जो है 20 से 22 घंटे पूरे बिहार में बिजली आती है। और दूसरी बात, जिस तरह से देखिए व्यक्ति का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल सकता। आप ये देखिए 90 के पहले क्या हालात थे और 90 के बाद 2005 तक क्या हालात थे। जंगल राज की स्थिति रही, जिस तरह से वहां जंगल राज था, 12-12, 11-11 पत्रकारों की हत्या हुई 15 साल के भीतर में। और जिस तरह से वहां पर तेजाब उड़ेल के लोगों को मार दिया जाता था, जिस तरह का जंगल राज था, तो वो आपका इतिहास बदल नहीं सकता। और 17 महीने नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने भी कार्यकाल किया है। उस समय आपने क्या किया? तो इसलिए इस तरह की बात, इस तरह का जो छलावे वाला ये इन्होंने एनडीए ने महागठबंधन ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उसके लिए फंड कहां से आएगा? आप कह रहे हैं 20 महीने में हम हर घर में नौकरी दे देंगे, तो आपके पास 9 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे? कहां से पैसा आएगा? तो ये तमाम इस तरह के चीजें हैं जो उन्होंने घोषित की है। तो वो ये कैन प्रकार है। तेजस्वी यादव जो कि कक्षा 9 फेल है, वो चाहते हैं कि जो है किसी तरह से बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं। और कांग्रेस ने उनके आगे हथियार डाल रखे हैं। राहुल गांधी उनके आगे नतमस्तक है। राहुल गांधी जिस तरह से छठी मैया का अपमान करते हैं, उसको लेकर वहां की जनता आक्रोशित है। तो इस तरह का जिस तरह का परिवेश है वहां का, तो ये मान के चलिए महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ छलावा है। और 71 पेज का जिस तरह से बृहद घोषणा पत्र एनडीए ने जारी किया है, उसमें बाढ़ के लिए भी, बाढ़ की विभीषिका से बिहार को बहुत नुकसान होता है। तो 5 सालों में उन्होंने एक ड्राफ्ट विजन प्रस्तुत किया कि 5 सालों में वहां पर बाढ़ की विभीषिका से भी मुक्ति मिलेगी। तो ये एनडीए के गठबंधन पे जनता, चूंकि डिलीवरी वहां पर नीतीश कुमार ने की है डबल इंजन की सरकार ने, इसलिए उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को या उसके घटक दलों को निश्चित रूप से मिलना की पूरी संभावना। बिहार की जनता किसके मैनिफेस्टो पर भरोसा करती है, ये सब कुछ ही वक्त बाद ये भी साफ हो जाएगा। मेरा सवाल प्रदीप जी से है। प्रदीप जी, जिस तरीके से आज जो भी देखने को मिला, आज जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया गया, कांग्रेस की नजर उस मैनिफेस्टो से ज्यादा इस पर थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय ये जो 26 सेकंड में खत्म कर दिया गया, 1 मिनट का समय नहीं था। एनडीए के जो नेता वहां पर मौजूद थे, इस पर भी देखिए पूरी तरीके से निशाना साधने की कोशिश करते हुए कांग्रेस नजर आई है। आखिर जी अगर बात की जाए, क्या कुछ इसमें भी तकलीफ नजर आती है? तकलीफ नजर नहीं आती। देखिए, जब कोई सरकार, जब सरकार काम कर रही होती है और चुनाव में जा रही होती है, तो कम से कम एक श्वेत पत्र जारी करती है। 5 साल में हमने जो वायदा किया था उस पर हमने डिलीवर कितना किया। इस पे ना तो नीतीश जी बोलते हैं, ना एनडीए बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ना गृह मंत्री जी बोलते हैं। ये वादे मैनिफेस्टो पे तमाम वादे करते हैं। अमित शाह जी आते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं आ पाएगी क्योंकि बिहार में जमीन ही नहीं है। ये बोलते हैं अमित शाह जी आके बिहार में, ये बोलते हैं। आप बताइए, कम से कम यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे उस समय तमाम, कम से कम जो तरह आप जंगल राज, आप बिहार के जंगल राज की तुलना भी हमारे साथी बगल में बैठ के वरिष्ठ पत्रकार कर रहे थे। जंगल राज, आज जंगल राज की तुलना पर कम से कम बेशर्मी की तरह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जंगल राज पे बात नहीं करनी चाहिए। जितनी बड़ी घटना हो जा रही है, पूरी तरीके से सरकार का संरक्षण प्राप्त अपराधी AK-47 लेकर घूम रहा है। ना चुनाव आयोग बोल रहा है, ना सरकार बोल रही है। वो गोली कहां से आई, वो असलहे कहां से आए, जहां पर आपके वो व्यक्ति जो आपसे वैचारिक रूप से असहमत था, उस पर गोली चली। इतना ही नहीं होता। अब बताइए, दरोगा का आपने हत्या करा दी, उस पर एक भी ना दरोगा बच रहा है, ना अपनी बच्ची बच रहा है, ना सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बच रहा है, ना बच्ची बालिका गृह में बच्चियां बच रही हैं। उनके बेटे को आप टिकट दे रहे हो, बालिका गृहकांड के आरोपी के बेटे को आप टिकट दे रहे हो। लगातार अराजक और गुंडों को, जो घोषित गुंडे हैं, एनडीए गठबंधन से टिकट पाके लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं करा रहे हैं, और सरकार उन्हें संरक्षित कर रही, चुनाव आयोग उन्हें संरक्षित कर रहा। अब आप बात कर रहे हैं बिहार में विकास कर रहे हैं, जो वायदे आपने किए थे, आप बताइए। आपने विशेष राज्य का दर्जे की मांग की थी, रो के मांग की थी, क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? चूहा आपका पुल खा जा रहा है। ये कौन सा विकास हो रहा है भाई? आप बताइए। आप किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, किसानों की आय क्या है बिहार में? तो इन मुद्दों पर भी तो कम से कम सरकार को अब एक श्वेत पत्र लाना चाहिए था। उसके बाद आप घोषणा पत्र लेकर, तो आप इस पर भी सवाल रखेंगे। ठीक है प्रदीप जी, इस पर भी सवाल रखेंगे। लेकिन ये जो 26 सेकंड और 1 मिनट वाला ये जो
टाइम ड्यूरेशन को लेकर इतनी बड़े विवाद चल रहे, बयानबाजी सामने आ रही है कि 26 ये मिनट। नहीं 26 सेकंड, आपको करेक्ट करना चाहूंगी पंकज जी। ये कहा जा रहा है कि 26 सेकंड से लेकर 28 सेकंड और लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे उसको खत्म कर दिया गया, मैनिफेस्टो को दिखाया गया और बाकी लोग चले गए। सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी बचे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उतना ही समय था मंच पर जितने में उन्होंने मैनिफेस्टो को दिखाया है और बताया। उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब लोग चले गए और इस पर ही लगातार जो बयानबाजियां हैं वो देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो 26 सेकंड और 28 सेकंड कुल मिलाकर 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो मैनिफेस्टो को खत्म कर दिया गया, आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं लगातार कि आखिर इतना भी समय नहीं था कि भाई पत्रकारों के सवालों का ही जवाब दे दिया जाता? नहीं, देखिए सम्राट चौधरी हाँ। जी प्रेस का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों ने ये माना था कि वो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाएंगे, हाँ। लेकिन वो हाई स्कूल की मार्कशीट अभी भी नहीं मिल पा रही। तो सम्राट चौधरी जी जब प्रेस के सामने आए, लोगों जनता, बिहार की जनता के सामने आए, तो उस मार्कशीट को जो बिहार की जनता ढूंढ रही है वो आज तक बता नहीं पाए। और लोग 9वीं फेल और 8वीं फेल पे बात करते हैं, इंटायर पॉलिटिक्स पे, पीजी पर कोई बात नहीं करता। जो इस देश की रहनुमाई करने की बात करते हैं, इंटायर पॉलिटिक्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजी की गई है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय आज तक ढूंढ रहा है। आज तक वो इंटायर पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट उन्होंने कब पढ़ाया और वो पीजी, वो डिग्री कहां से मिल गई, कैसे मिली, ये आज तक मिल नहीं पा रही। और लोग शिक्षा पे बात कर, निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए बिहार के विकास पर। और अब जब बिहार के विकास की बात होगी तो निश्चित तौर पर अगर अपराध पे नियंत्रण नहीं होगा तो ये माना जाएगा विकास की डोर आधी अधूरी रह जाएगी। और विकास पे, अपराध पर नियंत्रण की स्थिति है कि सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी अपने विपक्षी को सरेआम गोली दौड़ा के गोली मार रहा है, उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाया जा रहा है। शराबबंदी पर बात हो रही थी, शराब, योगी जी बिहार में जाकर हमको लगता है शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, क्योंकि यूपी में तो शराबबंदी है नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित और तमाम राज्यों में तो शराबबंदी है नहीं, तो ये बेचारे वहां जा रहे होंगे, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे। आऊंगी आपके पास, अनीता जी से सवाल ले लेते। ठीक है अनीता जी, जिस तरीके से आज मैनिफेस्टो सामने आ चुका है एनडीए का, लेकिन साफ तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आज तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है, इंडिया गठबंधन ये कह रही है कि मैनिफेस्टो पेश करने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखा देते हैं। जो आज तो वादे कर दिए, लेकिन पुराने वादे पड़े हुए हैं जस के तस, उनको तो पूरा नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, हमारे पुराने हाँ। वादे भी सारे कंप्लीट हैं। और सबसे बात है, मोदी जी की गारंटी पे आज पूरे सब जगह चुनाव होते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं कहा, हम विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और सबका साथ, सबको विकास लेकर चल रहे हैं, सब पर विश्वास लेकर चल रहे हैं। और जो आप कह रही 26 सेकंड का मैनिफेस्टो के लिए गए, वो संकल्प पत्र है, हमने उसके 1 मिनट के अंदर कर दिया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के अध्यक्ष ने की है। ऐसा नहीं कि प्रेस और अध्यक्ष का ही, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एनडीए का पूरा मैनिफेस्टो हमने इकट्ठे होकर उसको जारी किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे प्रेस भी करनी चाहिए थी, प्रेस करने की है, संगठन के अध्यक्ष ने की है। और जो सवाल जवाब पूछने हैं वो उनसे भी पूछ सकते हैं। इसलिए इसका एक बनाना कि अरे भाई 26 सेकंड में कर दी, कोई बैठा नहीं, ये सब गलत बातें हैं। का फ्रस्ट्रेशन दिखता है। अनीता जी, वजह क्या थी? देखिए वजह मैंने कहा ना, वहाँ पे एनडीए के सब लोग थे, सबसे अलग अलग तो किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने पूरा बता दिया, उनसे सवाल जवाब पूछे ना, उनको मिले तब तो आदमी, जब उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या दिक्कत है। और बाकी मैनिफेस्टो जो है वो अपना उन्होंने संकल्प पत्र होता है। पहली बात तो हमारा घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र कि हमारा संकल्प है, हम इसको लागू करेंगे, संकल्प लेते हैं, संकल्प यानी एक तरह की शपथ लेते हैं। और यही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में आज भी देखे, उत्तर प्रदेश में जो कहा है वो किया गया है। आज सबको आवास भी मिल रहे हैं, सबको आयुष्मान भी मिल रहे हैं, सबको उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, सबका लाभ मिल रहा है, सब जगह हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जहां भाजपा की सरकार है वहां किया नहीं गया है। आखिर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र दोनों मिलकर करे। जनता समझदार है, जनता बेवकूफ नहीं, जनता जानती है कि मोदी की गारंटी चलती है और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनको लोगों और सबसे बड़ा एक चीज मैं वो बताना चाहती हूँ, कम से कम हमें ये नहीं समझ आती राहुल गांधी जी इस भारत देश में रह के भारत देश के 30 त्योहारों के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने छठी मैया के लिए देखी क्या बोला कि वो वोटों, अरे एक चीज बताइए, अगर वो एक हमारा नेता छठी मैया के सम्मान करते हुए पूरे उसमें कार्य कर रहे हैं तो उसमें इनको दिक्कत क्यों होती है? क्यों उसका हमारे देश के जो त्योहार है उसको हमें माथे पे लगा कर करने चाहिए कि हाँ ये त्योहार है, इसको धूमधाम से मनाए, सब लोग मनाए, पूरे देश और यहाँ तक कि विश्व में भी जो भारत के लोग रहते हैं वो भी इसको मनाते हैं। ऐसा नहीं है, जब इतने बड़े त्योहार का आपको ये मालूम ही नहीं है क्या है, तो खुद ही आप सोचिए बिहार का करेंगे, क्या बिहार का करेंगे। ऐसा तो नहीं कि
मोकामा हत्याकांड पर सवाल न पूछ लिया जाए इसलिए ही जल्दी से निकल लिया गया? नहीं देखिए, हमने कहा ना, तो अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, ऐसा तो नहीं कि नहीं की है। और बाकी ऐसा नहीं कि प्रेस कहीं जाते नहीं है, कहीं मिलते नहीं है, सबसे मिलते हैं प्रेस वाले। आप भी प्रेस में आप जानते होंगे, आप किसी भी नेता से बात कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जी आप आ गए तो आप जा नहीं सकते। ये सब कहने की बातें, इनको एक मौका मिलना चाहिए कि हम क्या बोले, कैसे। असल में इनके पास अपने पास कुछ नहीं है, इनका अपने कोई इनको क्या करना है। इंडिया गठबंधन की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई, उसमें बकायदा एक करके, और होता भी ऐसा है जब मैनिफेस्टो जारी किया जाता है सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। इतने सालों से सरकार चल रही है, देखिए नीतीश की पूरी सरकार चल रही है। और पहले एक समय में ये बात सही जिन्होंने कहा कि पहले उस समय क्या था, से 10-15 साल पहले लोग बिहार में जाना नहीं चाहते थे, उद्योग करना नहीं चाहते थे। आज बिहार में लोग जाते हैं, उद्योग भी करना चाहते हैं, सब कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि सुशासन हुआ है। सुशासन की उपाधि नीतीश कुमार जी को दी गई है, सुशासन दिया उन्होंने। मोकामा हत्याकांड पर अनीता जी क्या कहेंगी? आज जो देखा गया, जो तस्वीरें सामने आई मोकामा हत्याकांड, उस पर क्या फिर कहेंगी? उसकी जांच होगी, जो जांच में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। बस जांच तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि जांच होगी नहीं। ठीक है, कार्रवाई होगी, लेकिन ये जो मामले देखे जाते हैं बिहार में, वो शायद रुके या ना रुके, इस पर अभी भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो रहे हैं शायद। पंकज जी, ठीक है, पंकज जी कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि जंगल राज को खत्म कर दिया गया है, हत्याकांड की जो खबरें हैं वो रुक नहीं रही हैं, आए दिन रोज खबरें सामने आती, कभी किसी को सरेआम कैसे दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर घुस के गोलियां चला दी जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है। देखिए उसके बाद जो है कार्रवाई भी सख्त होती है। अभी देखिए कुछ ही दिन पहले दिल्ली में बिहार के कई अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ था, 4 अपराधी उड़ा दिए गए थे। तो ये भी जो है वहाँ की जो पुलिस है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से वहाँ का शासन चल रहा है, तो उसके लिए एक्शन भी होता है। ये कहा जाए कि एक्शन नहीं होता है तो एक्शन होता है, और नीतीश कुमार के कार्यकाल में सुशासन की जड़ मजबूत हुई, नींव मजबूत हुई है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और रहा सवाल कांग्रेस का और एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल का, तो कांग्रेस ने कौन सा रोल मॉडल प्रस्तुत कर दिया? कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल, इन सब राज्यों में कौन सा रोल मॉडल प्रस्तुत कर दिया? और झारखंड के तो आपने ऐसा कोलेशन किया कि झारखंड के हेमंत सोरेन आए थे अभी यहाँ पर, उनको आप अपने घटक दल में स्थान नहीं दे पाए। उसके बाद उन्होंने सारे प्रत्याशी वापस ले लिए और चले गए, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमको इसके गठबंधन के ऊपर विचार भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह की बात करना कहीं से भी जायज नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी के मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गालियों से नवाजा जाता है, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेती है, जो रिजवी वहां का है, जो नावेद जो करके एक और अन्य कार्यकर्ता था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये भी जनमानस ने देखा है। और होली, दिवाली, दशहरा, ये किस तरह के किसी त्योहारों को मनाते हुए राहुल गांधी के कोई वीडियो नहीं आते, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं आता, ये भी जनमानस देखता रहता है। तो इसलिए राहुल गांधी जिस तरह की बात करते हैं और जिस तरह से उन्होंने वहां पर प्रत्याशी खड़ा किए हैं, और वहां जिस तरह से डिप्टी सीएम के लिए 2.6%। क्या लगता है इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में और एनडीए के जो मैनिफेस्टो में टक्कर देने वाला लग रहा है आपको? देखिए एक बात तय समझ लीजिए प्रिया जी की, इंडिया गठबंधन अभी गर्भ में है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 17 महीने का तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम का कार्यकाल नीतीश कुमार के साथ का सबने देखा है। और ये दूसरी बात है, नीतीश कुमार को उस समय घुटन होने लगी, तभी उन्होंने एनडीए का दामन थामा, उसके बाद लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा, और उसके बाद अब जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी। तो इसलिए इस जनमानस इस बात को जानता है कि हमारा हित अगर संरक्षित है तो नीतीश कुमार के हाथों में ही संरक्षित है। और अभी आईआरटीसी घोटाले में तो देखिए अभी उनके ऊपर चार्जशीट हुई है, अभी उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं, सबने देखा है पूरे परिवार के ऊपर कि आईआरटीसी में जो है वहां 2008-9 में बकायदा वहां जमीन मतलब होटल दिए जाते हैं आईआरटीसी रेलवे के, और उसके बदले में आप जमीन ले लेते हैं। 100-110 करोड़ की दिल्ली में कोठियां, तो आपके तो खुद ही चार्जशीटेड है। और उसके पहले आपके ऊपर और बकायदा सीबीआई के पास इनके उस कंपनी के चेक, हस्ताक्षरित चेक भी पास मिलते हैं, जिसमें खुद जो है तेजस्वी यादव के साइन है। तो ये भी है। और इसके पहले जमीन मतलब जमीन के बदले नौकरी, ये नौकरी की बात करते हैं। इसके पहले जनमानस ने देखा, उसका मुकदमा चल रहा, विचाराधीन है, जिसमें मीसा यादव से लेके, राबड़ी यादव से लेके, भोला यादव से लेके और लालू यादव से लेके और ये आपके तेजस्वी यादव से लेके सारे लोग कन्विक्टेड है कि आपने जमीन के बदले नौकरी, आपने जमीन लिखवा लिया तो आप रेलवे में नौकरी दे रहे थे, वो भी स्कैम सामने है। ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। ये सब एफआईआर दर्ज कराना और करने का काम कांग्रेस ने, जिसके ये सहयोगी है, उसी ने कराया। तो ये भी जनमानस देख रहा है। तो आप नौकरी की क्या बात करते हैं कि आप किस तरह की नौकरी देंगे कि जो है नौकरी देंगे उसके बदले जमीन लिखवा लेंगे। तो इन सब चीजों से जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। वो ठीक है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात,
अल्पसंख्यकों को आपने ठगने का काम किया। नीतीश कुमार की पार्टी तो भले क्या नाम है 4 लोगों को टिकट भी दिया है, जनता दल यूनाइटेड ने आपने टिकट दिया, लेकिन आप जो है किसी मुस्लिम वर्ग को डिप्टी सीएम का कभी प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। आपने 2.6% जनसंख्या वाले निषाद को, मुकेश सहनी जो निषाद वर्ग से आते हैं, उनको आपने डिप्टी सीएम का चेहरा दबाव बना दिया और कांग्रेस ने भी स्वीकारोक्ति उसमें कर दी। तो ये सब तमाम चीजें अंदर खाने की कला है जो चुनाव में परिलक्षित होगी। 6 तारीख को जनता उसका जवाब देगी। बिल्कुल 6 नवंबर को। बिल्कुल ठीक है। बात की जाए प्रदीप जी, क्या लगता है एनडीए का जो मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है, इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो को कितनी टक्कर देगा? क्योंकि बिजली की बात करें, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, एनडीए ने भी बिजली पर देखिए अपने मैनिफेस्टो में जिक्र तो किया है 125 यूनिट फ्री बिजली का। रोजगार की बात करें, आप कह रहे हैं कि हम तो भाई हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, और इधर अगर एनडीए की बात करें वो कह रहा है 1 करोड़ सरकारी नौकरी हम देंगे। महिलाओं के लिए भी जीविका दीदियों को जिस तरीके से आपने 30,000 रुपए महीना देने की बात कही है, वो भी 2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। हजारों साथ ही छात्रों पर देखिए, छात्रों को भी लुभाने का काम दोनों की तरफ से किया गया है। केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन करने की बात वो कर रहे हैं। टक्कर दे रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? प्रदीप जी कि कॉपी पेस्ट करेंगे, तो नकलची लोग हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ये तो हम जानते हैं। हमेशा नकल करने के अलावा कोई काम इनके पास नहीं। अगर आप बात कर रहे हैं रोजगार देने की बात करें, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात बहुत 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 पहले महामानव ने किया था, और आज तक वो 2 करोड़ सालाना रोजगार ढूंढने नहीं मिल रहा। उस पर अब रोजगार पर महामानव बात ही नहीं करते। अब आ जाइए, अभी बात हो रही थी, एक सज्जन अभी कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार कि आरोप सिद्ध हो गए, आरोप सिद्ध हो गए। आरोप भैया कचहरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लीजिए। आरोप सिद्ध हो, आरोप जब मुकदमा चलने की स्थिति आती है तो आरोप पत्र बनता है जिसपे हस्ताक्षर होता है, उसके बाद मुकदमा चलता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया महोदय कि वो जो आरोपी हो गए और वो सजा याफ्ता मुलजिम हो गए। तो ये जानकारी करके पढ़ लिख के आना चाहिए। तो और जिस अरे भाई उसमें तो है ना, आप इसके पहले आप इसके पहले बताइए जो, अरे आप उसमें तो बकायदा जमानत पे है ना, नौकरी के बदले जमीन। अरे भाई नौकरी के बदले जमीन, आप विश्लेषण सुनने के लिए तैयार रहिए। अगर कोई पत्रकार विश्लेषण कर रहा है तो सुनिए, अगर कोई पत्रकार विश्लेषण कर रहा है तो उसको आप सुनिए। और इसके पहले नौकरी के बदले जमीन जो कांग्रेस ने FIR करवाई थी, नौकरी के बदले जमीन, और नौकरी के बदले जमीन जिसमें वो कन्विक्टेड है, नौकरी के बदले वो जमीन में झूठी बात के बोलेंगे। नहीं आप झूठी बात क्या, आरोप तय हो गया, सीधी सी बात है, उनके ऊपर आरोप तय हुए। और दूसरी बात, चारा घोटाले में तो लालू यादव खुद ही, अरे क्या जबरदस्ती बात कर रहे हैं आप। चारा घोटाले, अरे आप क्या नहीं कर रहे हैं? चारा घोटाले में लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं? आप ये बताइए, सजा याफ्ता है वो? नहीं आप क्या बात कर रहे हैं? जवाब देने दीजिए मुझको, दीजिए जवाब देने दीजिए। अब जहां तक शिक्षा की बात है, आप ये बताइए, जिस तरीके से आप बिहार पे बात कर रहे हैं, अब कानून व्यवस्था पे बात हो चुकी है, विकास पर बात हो चुकी, रोजगार अभी 10,000 रुपए पे बात हो रही थी। अरे महोदय, वो 10,000 रुपया लोन है, और उसकी रिकवरी के लिए बैंकर्स उनके घरों पे जा रहे हैं, उनकी बेटियों को उठा लिए जा रहे हैं, इससे पहले जो आपने दिया था। तो इस तरह का झूठ बोलना बंद करिए कि आप 10,000 रुपए उनको सहायता राशि नहीं दे रहे हैं, आप उनको बाकायदा लोन दे रहे हैं और एक झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपने दिया बैंकर्स उनके घरों पे जा रहे हैं। तो ये स्थिति हो गई दीदियों की। अब आ जाइए वहां के किसानों की आय दुगनी की करने की आपने बात की थी। आज किसान किस हालत में है, इस पर भी नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे। और नीतीश कुमार जी की बात यहाँ कर लें तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को कमजोर, अक्षम और तमाम तरह के उदाहरणों से प्रदीप जी, कर रही है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि एनडीए के संकल्प पत्र में क्या क्या है, ये तो नीतीश कुमार को भी शायद नहीं पता होगा। निश्चित तो क्यों नहीं, इसलिए नहीं पता होगा कि उनको तो बता दिया गया ना कि ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति है, इनकी याददाश्त खत्म हो गई है। पूरी तरीके से उन्हें कमजोर करने की साजिश है, और नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं कि अब मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गलत ना बोलिए ना, बोल दीजिए। ये पूरी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ये काम नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं, बिहार का नौजवान समझ चुका है। जिस तरीके से पलायन करने पे वो मजबूर हुआ, पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर जब बिहारी पहुंच रहा है, किस तरीके से उनके लिए भाषा का प्रयोग हो रहा है, बिहार के नौजवान ने समझ लिया कि अब आपका झूठ नहीं चलने वाला है। आपने जिस तरीके से बिहार के नौजवानों को ठगा है, वहां के छात्रों को ठगा है, वहां के किसानों को ठगा है, वहां की महिलाओं को ठगा है, पूरी तरीके से बिहार ने तय कर लिया है अब असहमति को न बर्दाश्त करने वाली सरकार नहीं चलेगी। निश्चित तौर पर जो असहमति को स्वीकार करेगा ऐसी सरकार ही आएगी। जी प्रदीप जी, लेकिन मेरा एक सवाल कि आप जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि भाई आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी को ही सिर्फ आगे कर दिया गया, बाकी नेता तो 26 से 27 सेकंड रुककर तुरंत चले गए, बोला नहीं कुछ, नीतीश कुमार को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनको खुद नहीं पता कि मैनिफेस्टो में क्या हुआ। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन का जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था, राहुल गांधी भी तब नहीं थे, क्या कुछ वजह फिर आप इसको बोलेंगे कि राहुल गांधी तो वहां पर थे ही नहीं, मंच पर ही नहीं थे, तो वो बोलेंगे क्या? निश्चित तौर पर बिहार का मैनिफेस्टो होगा तो आदरणीय राहुल गांधी जी वहां होंगे, तो इसका मतलब यहाँ के मैनिफेस्टो में मोदी जी को होना चाहिए था। तो आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार के मैनिफेस्टो पे क्यों होंगे? हमारे राष्ट्रीय नेता वहां पर मौजूद थे और मैनिफेस्टो पे उन्होंने चर्चा की है। और जब मैनिफेस्टो पर चर्चा हो रही तो हम बात करते हैं, हम चाहे मनरेगा मजदूरों की बात कर लें, चाहे विद्यार्थियों की बात कर लें, चाहे बिजली की यूनिट की बात कर लें, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए बात, सारी मुद्दों पर हमने चर्चा की है। और बिहार की आवाम को ये लग रहा है, क्योंकि अभी तेजस्वी पे तमाम बातें, तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी, बिहार में आज नौकरी कुमार के रूप में चौधरी तेजस्वी माने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आज शराबबंदी पे अभी चर्चा, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो है इस पर उन्होंने नहीं कहा कि योगी जी वहां गए होंगे तो शर्मिंदा हुए होंगे। और वहां बिहार की स्थिति ये क्या है, बिहार में शराबबंदी जरूर है लेकिन ऑन कॉल डिलीवरी है बिहार में, ऑन कॉल डिलीवरी है और ये पूरा देश जानता है। तो और किस तरीके से अवैध शराबों से लोगों की मौतें हो रही ये भी पूरा देश जानता है। तो निश्चित तौर पर अब आपका झूठ नहीं चलने वाला। नीतीश जी ने भी मान लिया है कि आपका हमला केवल नीतीश जी पर है, इसलिए नीतीश जी भी समझ रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी की स्थिति ये थी कि सम्राट चौधरी जी को इसलिए बैठाया गया था कि किसी भी तरीके से अगर उनके पास हाई स्कूल वाली मार्कशीट ओरिजिनल वाली मिल जाए कहीं से तो वो लोगों को दिखाएंगे, मिल पाई नहीं अभी तक, तो वो ढूंढ रहे हैं। अभी होता है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कहीं से ऐसी मार्कशीट बना ले जिसके जो कागजों में भी चढ़ जाए तो जरूर सम्राट चौधरी। अनीता जी सही जवाब ले लेते, क्योंकि सम्राट चौधरी तो आगे थे, उन्होंने भाई जो पत्रकारों का सवाल थे जवाब दिया, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से बिग फेस आगे कर रहे थे, भाई नीतीश कुमार को क्या नहीं रुकना चाहिए था? अनीता जी देखिए एक चीज बताया, जो कह रहे कमजोर है, नीतीश कुमार जी के ही ऊपर इलेक्शन है, वहाँ पे लड़ रहे हैं, वही नेता है। मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। मैनिफेस्टो में सभी लोग थे, सभी चिराग पासवान चिराग पासवान जी भी थे, वो भी थे, सभी लोग थे। अब सबको जब उन्होंने एक प्रेस की व्यवस्था बना ली कि बोल रहे हैं, बाकी उन्होंने अपना संकल्प पत्र दिया और संकल्प पत्र करके चले गए। वो सभी नेता थे वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं खाली नीतीश थे बाकी और लोग नहीं थे। खाली ऐसे तो चिराग पासवान को भी बोलना चाहिए था, सबको बोलना चाहिए था। लेकिन वो एक व्यवस्था होती है, देखिए हमारे यहाँ एक अनुशासन व्यवस्था चलती है, उसी व्यवस्था का अध्यक्ष ने में प्रेस करूँ की अब इसको आप एक मुद्दा बना दिए, बेमतलब का मुद्दा है। और सबसे बड़े जहाँ तक बिहार की जनता है, बिहार की जनता को भरोसा है और पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, क्योंकि हमें जनता पे, जनता को हम पे है। लेकिन नीतीश कुमार जी को इस तरह ये लोग कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो हमारे लीडर हैं, नेता हैं, उन्हीं के न्याय में पूरा चुनाव हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, इसीलिए हम भी कह रहे हैं, इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि वहाँ पे सारे नेता थे, आज मैनिफेस्टो जारी किया गया, इतना बड़ा दिन था, वही नहीं, वही सारे नेता थे, समय नहीं था बोलने का। आप ये भी कह सकते हैं चिराग पासवान को भी करना चाहिए था उनको, लेकिन नहीं, उन्होंने एक नाम तो एक ही लेंगी ना, एक के चेहरे पर ही तो चुनाव हो रहा है। हाँ, तो घोषणा सामूहिक सबने दिया, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी से प्रेस वाले मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, या उनको ये सब केवल कहने की बात है। बाकी ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को बिल्कुल छुपा दीजिए, आप बात नहीं करें, ऐसा कहाँ कहा गया? भाई ठीक है, उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया और चले गए। उसके बाद प्रेस की व्यवस्था अध्यक्ष के पास थी, अध्यक्ष ने प्रेस कर ली, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इसमें कौन सा ऐसा मुद्दा बन गया? बेमतलब का मुद्दा है कोई इसमें। आप देखिए बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि सुशासन किसने दिया, सुशासन कौन आगे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, वो अच्छे से जानती है। और आज बिहार की जनता जानती है कि डबल इंजन की जो सरकार है वही अच्छा विकास कर सकती है और विकास बिहार को आगे बढ़ा सकती है। हम हॉस्पिटल्स के लिए भी, हम एयरपोर्ट के लिए भी, हम यूनिवर्सिटीज के लिए भी खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बाकी जो बात सही है कि पढ़ाई के लिए कहते हैं हमने हमारी कॉपी कर ली, अरे कॉपी हम आपकी क्या करेंगे? हम तो पूरे कई जगह हमारी सरकारें चल रही, कि आपकी कॉपी से चल रही है, देश में सरकार चल रही है कि
आपकी कॉपी से चल रही है। कैसी बातें करते। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी पे लोगों को भरोसा है, मोदी जी पे हम लोग को भरोसा है, इसीलिए जनता पे भी हमको भरोसा है कि जनता जो निर्णय लेगी अच्छा लेगी और बिहार के हित के लिए लेगी। और सबसे बड़ी बात है लोक पावन जो उनके त्योहार है वो अच्छे से मनाए जाए, इसको भी वो देखेगी कौन त्योहार मनाता है, दिवाली कौन मनाता है, दशहरा कौन मनाता है, छठी मैया का कौन मनाता है, कौन अब इसके साथ जुड़ा हुआ है, संस्कारों के साथ संस्कृति के साथ कौन सी पार्टी जुड़ी है। ये बिना संस्कार बिना संस्कृति की पार्टी है जो कि हर त्योहार का मजाक को बना देती है कि मजाक है। कभी कहते हैं कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो कभी ये छठी मैया को ले लेंगे। ये सब क्या है, खुद सोचिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये लोग को खुद ही नहीं समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा संस्कार क्या, हमारी संस्कृति क्या है, उसको बिल्कुल तहस नहस करके बैठे। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है जो सियासी बयानबाजी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी पर फाइनल जवाब लेना चाहूंगी पंकज जी आपसे। पंकज जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है हालांकि अब दोनों का जो मैनिफेस्टो है वो सामने आ चुका है, लेकिन अगर बात की जाए बिहार वासियों की, क्योंकि अब जनता जान चुकी है किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, कौन सी योजनाएं उनके हक में है, क्या नहीं है, कौन वादे पूरे करेगा, कौन नहीं करेगा, इसी पर फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी आपसे। पंकज जी, क्या कुछ समझा जा रहा है? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, अमित शाह जी ने बाकायदा अपनी रैलियों में स्पष्ट कर दिया है, जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री का पद पे नरेंद्र मोदी जी सुशोभित कर रहे हैं, उसी तरह से बिहार प्रांत में भी जो है नीतीश कुमार ही वहां के मुख्यमंत्री होंगे, उसका पद भी उनके लिए सुरक्षित है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और आगामी दिनों में वही वहां के मुख्यमंत्री भी होंगे एनडीए की तरफ से। तो ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने, कई रैलियों में इस बात को बोला है। और दूसरी बात, जिस तरह से वहां पर कांग्रेस का ये हो हल्ला कांग्रेस करती है, कांग्रेस के पास किसी प्रकार का कुछ नहीं, कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस के युवराज जो है राहुल गांधी वहां पर उसमें नहीं पहुंचे, वहां अशोक गहलोत जो है वो वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां के आपके छत्तीसगढ़ के राजस्थान के, उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 11 बजे शुरू होनी थी, 1 घंटे बाद शुरू हुई, वो मुकेश साहनी को मान मनोवल के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। और इस तरह का जनमानस जो वहां का बिहार की जनमानस है वो जानता है कि हमारा हित किसके हाथों में संरक्षित है। वहां की महिलाएं इस बात को जानती हैं, वहां का युवा इस बात को जानते हैं। और एक मिनट, और वहां जो है एक और घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण चीज है कि वहां के अति पिछड़े और पिछड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी जो अपनी अनुशंसा करेगी कि कौन कौन वर्ग के लोगों को इसमें उनको किस तरह की आवश्यकता है, उसको लेकर सरकार को एक अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए इस तरह की चीजें ये एनडीए ही कर सकता है और एनडीए ने एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। डिलीवरी करने का काम अगर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है तो जनता ये उनके ऊपर विश्वास करती है। इसीलिए देखिए, डबल इंजन की सरकार कई राज्यों में चल रही है और हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आगामी 6 और 11 तारीख को जो वहां चुनाव होंगे, 14 तारीख को एनडीए की प्रचंड जीत होने जा रही है, जिस तरह से सारे आपके एग्जिट पोल भी इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, 14 नवंबर को बिल्कुल ये साफ हो जाएगा कि कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, कौन नहीं, और मैनिफेस्टो आगे चल के कितना काम आने वाला है, कितना नहीं, कौन वादों को पूरा करता है, कौन नहीं, ये साफ हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल चर्चा को पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नीता अग्रवाल जी जुड़ी हुई थी, साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रदीप सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो एनडीए अपने वादों के माध्यम से मौजूदा एंटी इनकम्बेंसी को शांत करने और वोटिंग पैटर्न में प्रभावी वर्गों को साधने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं तेजस्वी के नेतृत्व वाली महागठबंधन की रणनीति युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के बीच निराशा को सीधे बुनाने की। हर परिवार को सरकारी नौकरी जैसे वादे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, बशर्ते मतदाता इस बात पर विश्वास कर ले कि महागठबंधन के पास इसे पूरा करने का ब्लूप्रिंट और वित्तीय संसाधन है। फिलहाल किसके घोषणा पत्र में कितना दम है, ये चुनाव के बाद जो है वो साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।